एक मुर्गा को कब तक काटिएगा? अब राम मंदिर के नाम पर कब तक वोट लीजिएगा? मोदी जी के आने के बाद ही राम आए हैं। राम पहले भी थे, पहले भी धर्म था, लेकिन जब से वो आए हैं जिस तरह से देश में माहौल बना दिए हैं कि भाईचारा को वो खत्म कर रहे हैं। आज भी 10 साल शासन करने के बाद भी अगर रामे के नाम पर वोट मांगना है तो दिखाता है कि आप कितने बढ़िया नेतृत्व करता है। सनातन ये नहीं बोलता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो। सनातन कभी किसी को नहीं बोलता है कि तुम किसी पे आक्रमण करो तो अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। सनातन हमेशा से एक शांति और भाईचारे की नींव को मजबूत करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने सनातन धर्म को इस तरीके से हाईजैक करके रखा हुआ है। जो देशभक्त है वह संविधान की बात करेगा और जो देशद्रोही है वह सिर्फ धर्म की बात करेगा। और इस देश में आज बीजेपी की शासन में एक ट्रेंड चल चुका है। आप कितना भी कुकर्म कर लीजिए, जय श्री राम और वंदे मातरम 2 शब्द का यूज कर लीजिए, आपका सारा कुकर्म सारा पाप धुल जाएगा। हम कह रहे हैं राम से ज़्यादा आम की बात करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आम जनता की बात हो, आम मुद्दों की बात हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर अपने जगह वो सही है, जिस टाइम तक था वो बन रहा है, चलो बढ़िया बात है, भगवान का है, सबसे मान रहा है। एजुकेशन बात होना चाहिए, फिर तो वही बात हो गया, गरीब गरीब भी रहे, नहीं पढ़े, सबका झोला ढोते रहे। छिला हुआ मुर्गा का सारा पांख समझते हैं, वो स्थिति है इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का और हिंदुस्तान के लोगों का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं बिहार बोलता है तो पूरा देश सुनता है, और जब बिहार का युवा बोलता है तो पूरे देश में जनमत का निर्माण होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और बिहार का युवा क्या सोच रहा है यही जानने हम आए हैं पटना कॉलेज पटना में, और इन छात्रों से हम करेंगे युवा संवाद और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्या सोच रहे हैं 2024 में? अब कुछ महीने, 4 से 5 महीने रह गए हैं। क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के? 2024 को लेकर के कैंपस का छात्र हम यही सोचते हैं जो बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो, हमारे कैंपस में, हमारे कॉलेज में टीचर हो, पढ़ाई का बेहतर माहौल हो, लैब हो, रोजगार मुहैया हो, जो कैंपस में प्लेसमेंट सेल हो, छात्रों के लिए खास करके लड़कियों के लिए बेहतर कैंपस में माहौल बने, और विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उस पे हमला नहीं हो, विश्वविद्यालय में बेहतर माहौल हो, लोकतांत्रिक माहौल हो, शिक्षा का माहौल हो, जिससे कि हेल्दी डिबेट हो सके कैंपस के अंदर, छात्र छात्राओं के बीच में, शिक्षकों के बीच में, और बेहतर शिक्षा कैसे आम लोगों को, गरीब छात्रों को, गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे हायर एजुकेशन में बेहतर कैसा व्यवस्था हो, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। लगातार जिस तरीके से विश्वविद्यालय और कैंपस की स्थिति बदहाल होती जा रही है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, हर जगह, तो शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के हम छात्रों के अंदर चिंता है, वो बेहतर हो, इस सवाल पे हम लोग आगे चुनाव में सोचेंगे। तो ये रोजगार और शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं। आप क्या सोचते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? 10 सालों से बीजेपी का शासन है, तो आप जो है उनके शासनकाल को कैसे देखते हैं? क्या सचमुच जो है बदलाव हुआ है उनके शासनकाल में, या फिर कुछ और सोचते हैं आप? जैसे छात्र हैं तो शिक्षा के बारे में तो ज़रूर सोचेंगे। जिस तरह से 2014 से जब से मोदी सरकार है तब से शिक्षा तो चौपट हो गया है। आप बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया है, गरीब, दलित, आदिवासी परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ तक विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो मतलब ऐसा पॉलिसी लाएंगे जिससे इसमें ग्रामीण परिवेश हर जगह के, हर वर्ग के लोग पढ़े। ऐसा पॉलिसी क्यों लाएं कि गरीब, दलित, आदिवासी के लोग नहीं पहुंच पाए? जी। तो मोदी जी के शासनकाल में गरीबों और वंचितों को जो है मुश्किल हो गई है, मतलब यूनिवर्सिटी तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हुआ है। जिस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है, आप देखिए यही साल बहुत कम एडमिशन हुआ है
गरीब जितना भी गरीब दलित आदिवासी परिवार के लोग हैं, यही यूनिवर्सिटी का आप लिस्ट देख लीजिए, बहुत कम का एडमिशन हुआ है और ये आने वाला प्रणाली में बहुत कम हो जाएगा। आने वाले समय में और कम हो जाएगा। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं मोदी जी के 10 साल के शासनकाल को, और ख़ास करके शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप क्या सोचते हैं? देखिए 10 साल मोदी जी जो हमारे देश में राज करे, इसको तो राजा वाला ही राज बोलेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक तौर पे तो मुझे वो नज़र नहीं आया। क्योंकि सवालों को बाधित करना या फिर ऐसे संस्थाओं को तोड़ना, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर हमारा पत्रकारिता हो, डैमेज करना, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 10 साल जो रहा ये बहुत ही मुश्किल रहा हमारे देश के लिए, ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज लोग हैं, महिलाएं हो गए, आदिवासी हो गए, गरीब हो गए, उन सब के लिए बहुत ही भयंकर रहा। गरीब तो वैसे भी संघर्ष करता है और समस्याओं में रहता है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम लोगों को एक यकीन था कि ये कुछ बेहतर करेंगे हमारे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं आज के समय में दिखता। आप देखिए BHU में एक छात्रा जो है उसके साथ गैंग रेप का प्रक्रिया होता है और इसको लेकर 2 महीने तक लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें, और जब साबित हो जाता है तो तुरंत उसको निकाल दो पार्टी से, ये कोई बात नहीं हुई। तो आप देखो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि यहाँ अपराध है। बिहार में या पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में बराबर कोई ना कोई चीज़ें होती रहती है छात्रों के बीच में, डिसएग्री होते तो मे बी वो रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के साथ वो सम्मानपूर्वक ही रहते हैं, कक्षाओं में वो सम्मानपूर्वक रहते हैं। छात्र नेता होने के नाते वो हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं महिलाओं को लेकर, उनको साथ लेकर चलते हैं, उनको इक्वल स्पेस देते हैं। तो देश में भी वैसी परिस्थिति लाने की ज़रूरत है कि आप उनको इक्वल स्पेस दें। और इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि जो बेहतरीन काम किए, चाहे वो पप्पू यादव का आप नाम ले लो, जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी महिला से मिलते हैं, कभी भी आपको एलिगेशन नहीं दिखेगा कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हुए, महिला दीदी प्रणाम और अच्छे से बात करेंगे। या कोई भी आप जननायक देख लो हमारे बिहार के, चाहे बिहार के प्रतिनिधि अच्छा व्यवहार करते हैं। ये बताइए कि बिहार पे जो है आरोप लगता है कि यहाँ जाति आधारित वोटिंग होती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारे देश में जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से चुनाव का अलग अलग लोगों ने इसको मिर्च मसाला लगाना शुरू किया। कोई आपको आपके काम करवा देंगे उस आधार पे वोट मांगता है, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे। जैसे बीजेपी 10 साल से मांग रही है, राम के आधार पे मांग रही है वो वोट, या आपको हिंदू राष्ट्र बना के देंगे इसके लिए मांग रही है, हिंदू को खतरे से निकाल देंगे इसके लिए मांग रही है। तो बिहार का एक डायनेमिक्स तो है, एक पहलू है जाति, क्योंकि बिहार में हम जाति पे गर्व करते हैं, भाई हम किसी भी जाति के हो, क्योंकि जाति का अगर इतिहास आप देखें ना तो हमारे कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डोम है तो हम अपना सफाई का काम करते आ रहे सदियों से, सुनार है तो हम भाई उस गहने में सहज है बनाने में उसके, तो हम लोग काम जो है हमारे कर्म को दिखाता है। तो जाति जो हमारा कर्म का रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर कर्म के आधार पर अगर नेता बात कर लेते हैं या प्रोमिस कर लेते हैं तो एक जातिगत हो जाता है राजनीति। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जाति के आधार पे बिहार के लोग वोट देते हैं। अगर जाति के आधार पर सिर्फ वोट होता तो कैसे हम लोग बीजेपी को लेके आए थे सत्ता में बिहार में कैसे बीजेपी आ गई? बीजेपी तो जाति के आधार पर नहीं खेलती है। बीजेपी पे धर्म का आरोप लगता है, ये आपने भी कहा। धर्म की राजनीति इस देश में होनी चाहिए या नहीं? देखिए धर्म जो है, सनातन धर्म जो है ना, ठीक है, वो हमारे आदिकाल से एक देश के लिए ना एक गर्व की चीज़ है, ठीक है, और हमें हमेशा से गर्व करते आए और सनातन को आगे लेके आए। और सनातन वो धर्म है ना जो पूरी दुनिया को पीस सिखाता है। सनातन ये नहीं बोलता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, सनातन कभी किसी को नहीं बोलता है कि तुम किसी पे आक्रमण करो तो अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। सनातन हमेशा से एक शांति और भाईचारे की नींव को मजबूत करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने सनातन धर्म को इस तरीके से हाईजैक करके रखा हुआ है जिसमें वो सिर्फ उनके लोगों पे अगर सवाल नहीं उठा रहे हैं तो आप एक बेहतरीन हिंदू हैं ये कहलाया जाएगा। दबंग होंगे ये लोग तो अपने गाड़ियों पे हिंदू राष्ट्र और हिंदू पुत्र करके लिख के चल रहे हैं। तो ये जो है ना माइंडसेट, ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत माइंडसेट है। आप गौतम आनंद जी ये बताइए कि बिहार में जाति आधारित वोटिंग का आरोप लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? जाति गलत तो नहीं है, और जाति गत कोई संस्था अगर है तो वो आज की बनी हुई है नहीं। संविधान में जब जाति है तो जाति के आधार पे अगर कोई राजनेता, कोई दल बात करता है तो उसको सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में हमें नहीं देखना चाहिए।
लालू जी का दौर था या नीतीश जी का दौर आया, कर्पूरी जी का दौर था, जितने भी मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, अगर उस समाज के व्यक्ति उस जाति को देख करके, जाति के नेतृत्वकर्ता को देख करके अपना शैक्षणिक, अपना आर्थिक, अपना सामाजिक, अपना राजनीतिक स्तर ऊपर उठाता है, आगे बढ़ता है, तो यह जाति तो गर्व करने की बात है। और छोटी छोटी जो जातीय समूह बिहार में जो उभर करके सामने आई, तो उससे तो निचले तबके के जो लोग हैं वो आगे बढ़े हैं, कुछ ना कुछ सीखे हैं। अब जाति के आधार पे मुट्ठी भर लोग अगर बड़े जाति समूह के ऊपर अगर वह अपना हक, अधिकार और सम्मान की बात करता है, अपने शोषण के खिलाफ बोलता है और इस तरह के नकारात्मक चीज़ों के खिलाफ बोलने वाले नेता के साथ जाता है, तो यह जाति का आरोप सही नहीं है। अगर कोई नाई समाज का व्यक्ति अपने समाज को एकजुट करके, या फिर जो भी समाज हो, BC1 हो, SC ST हो, चाहे वो पासवान समाज के लोग रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, तो वह समाज आगे बढ़ा, वह समाज अवेयर हुआ। कोई भी समाज, छोटा छोटा जो जातीय समूह है, वह समाज एकजुट होकर के अगर आगे बढ़ता है किसी नेतृत्वकर्ता के साथ, अपने समाज के नेतृत्वकर्ता के साथ, तो सिर्फ वह समाज का बात नहीं है, वह समाज के साथ साथ उस गांव, परिवार या जिले को भी आगे बढ़ाता है। जब गांव का लोग समृद्ध नहीं होगा, जब जिले का लोग समृद्ध नहीं होगा, तो फिर हम कैसे राज्य और देश की समृद्धि की बात करेंगे? देश की समृद्धि की बात कैसे करेंगे? तो जाति की बात बेमानी नहीं है। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जाति की वोटिंग को? कैसे देखते हैं? कहते हैं कि बिहार में जाति आधारित वोटिंग होती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जाति तो सब जगह है। नरेंद्र मोदी जब आप कहते हैं और मोदी को आप चोर कहते हैं, तो कई विवाद खड़ा हो जाते हैं। राहुल गांधी को सजा हो गया इसी बात पे कि मोदी को चोर कैसे कह दिया, जबकि नरेंद्र मोदी, लोग जानता था कि नरेंद्र मोदी है, लेकिन मोदी लगता है तो ये जात का टाइटल है, या बाद में कई लोगों को मोदी टाइटल है। तो जाति तो हर जगह है। नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मनोज तिवारी तिवारी लिखते हैं, लालू यादव लिखते हैं, कई जगह है। लेकिन देखिए, अब ये शासन करने का लोकतंत्र में आज के दौर में चीज़ें चेंज हो गई है और होनी भी चाहिए। क्या है कि मानवता यहाँ प्रायोरिटी है। आज के दौर में अगर राज करना है, चाहे हिंदुस्तान हो या बिहार हो या कहीं भी, तो आप ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जा सकते हैं। आप जाति को या धर्म को, धर्म होता था उस समय जब हुआ करते थे सम्राट अशोक या मुगल, तो उनके आधार पर धर्म एक राज करने का आधार हुआ करता था। लेकिन आज ह्यूमैनिटीज है। अगर जो पार्टी या जो दल या जो लोग ह्यूमैनिटीज के इधर उधर जाएंगे, तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करते आई है, ऐसा उस पर आरोप लगता है। और सनातन, और अभी राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को पीएम उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया जा रहा है। इस देश में धर्म की राजनीति होनी चाहिए या नहीं? एक मुर्गा को कब तक काटिएगा? अब राम मंदिर के नाम पर कब तक वोट लीजिएगा? यह ठीक चीज़ नहीं है। आप पेट्रोल टंकी पर जाते थे तो लिखा रहता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल पंप का यह स्लोगन हुआ करता था 2014 के दरमियान अगर बात करें तो। कहाँ वो स्लोगन डाइवर्ट होकर और सीधे उज्ज्वला पर आकर शिफ्ट गया है। मोदी जी सिवाय उज्ज्वला के एक काम नहीं गिना पा रहे हैं कि वो कुछ किए हैं। उज्ज्वला के नाम पर ही आ रहे हैं, अगर काम की बात किया जाए तो इसी पे आ रहे हैं, नहीं तो राम मंदिर। आज भी 10 साल शासन करने के बाद भी अगर रामे के नाम पर वोट मांगना है, तो दिखाता है कि आप कितने बढ़िया नेतृत्व करता है। जी। आप क्या सोचते हैं जाति और धर्म को लेकर? क्या सोचते हैं, जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये जो जाति धर्म की जो राजनीति है, इसमें युवाओं के सवाल छुप गए हैं। इनकी राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीति होगी तो फिर युवाओं के जो अपने सवाल हैं, जो 10 साल हम मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, हम कहते हैं युवाओं, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए ये अमृतकाल नहीं, ये आफतकाल बन चुका है। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रोज़गार की बात करते हुए ये सत्ता में आए थे मोदी साहब, वो किस तरीके से रोज़गार को ख़त्म कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में डाल चुके हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 10 साल जब मोदी सरकार के हो रहे हैं, तो हमारे भी 10 सवाल हैं। हम लोगों ने बाकायदा वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने बाकायदा एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया है कि मोदी सरकार के 10 साल, यंग इंडिया के 10 सवाल, जिसमें बेरोजगारी का सवाल है,
आप देखिएगा कि जैसे नई शिक्षा नीति जैसे लागू हुई पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे देश के विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, BHU, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में 400-200% फीस वृद्धि हुई। तो हम देखें कि सही शिक्षण संस्थानों में प्राइवेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस के नाम पे किस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं रेप कल्चर को। अब देखिए कि अभी हाल ही फिलहाल में 2 महीने पहले एक घटना घटी BHU में, वहाँ 2 महीने बाद आरोपी पकड़े गए, जबकि उन्होंने मध्य प्रदेश में BJP का बाकायदा चुनाव कैंपेन किया है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला विरोधी ये सरकार है, ये सरकार कैसे बेरोजगार। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन होनी चाहिए, इसकी जो विचारधारा है इसे खत्म होनी चाहिए, विचारधारा को खत्म होना करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप जाति और धर्म की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं मोदी जी के? एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी तो पूरा धर्म के अथी पर प्रोपेगेंडा एक अपना चुकी है कि राम राम राम। अरे भाई राम एक जगह सही है हिंदू के लिए, उनका जन्म तो वहाँ पे होते सब चीज़ ठीक है, लेकिन एजुकेशन पे भी तो बात होनी चाहिए। कहाँ शिक्षा पे योगी जी हैं यूपी में, कितना शिक्षा वो कितना दे चुके नौकरी। आजकल लालू यादव पे सब लोग आवाज़ उठाता था, तेजस्वी कुछ नहीं किया, सबसे बेसी अभी उसका देखिए तो नौकरी वो दिया, किसी चीज़ का नहीं निकाला है। लेकिन आज वही देख लीजिए कहीं भी सरकार बीजेपी का कुछ नहीं, बस एक चल रहा है राम मंदिर राम मंदिर। वही मोदी जी हैं, अडवाणी जी कहाँ गए? अडवाणी जी से अथी करवाते हैं राम मंदिर में, उनको कहाँ सुन रहे हैं कि इन्वाइट नहीं किया गया, उनको भी करवाते हैं। राम मंदिर छोड़ के एजुकेशन में भी तो बात होनी चाहिए। राम मंदिर अपने जगह वो सही है, जिस टाइम तक था वो बन रहा है, चलो बढ़िया बात है, भगवान का है, सब चीज़ मान रहा है। एजुकेशन में बात होना चाहिए, फिर तो वही बात हो गया गरीब भी रहे, नहीं पढ़े, सबका झोला ढोते रहे। क्या सोचते हैं आप लोग? बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आप बताइए, जाति और धर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस देश के लोगों को? देखिए, जाति धर्म इंसान का जन्म हुआ, इस धरती पर बांट दिया गया कि जाति है धर्म है, ठीक है, लेकिन धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक। हमारे देश के आज़ादी हुआ तो सभी जाति सभी धर्म के लोग खून बहाएं, ठीक, तो उसके अनुसार होना चाहिए ना, सभी समानता होना चाहिए यहाँ। लेकिन देखिए अभी कई महीने से कुछ चल नहीं रहा था, अभी राम मंदिर का मुद्दा ला दिया गया सेंट्रल में, जब चुनाव होना है। देखिए उतना खर्च पैसा लग रहा है राम मंदिर बनने में, उतना यूनिवर्सिटी का भी जो हालत, हर यूनिवर्सिटी का भी देख लीजिए, जो पुराना यूनिवर्सिटी है उसमें वो खर्चा लगाया जाता तो एक विकास होता। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अभी राम की बात की जा रही है, हम यही बात कर रहे हैं कि देश का युवा क्या सोचता है जाति और धर्म को लेकर के, क्या जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, जब से मोदी जी आए हैं हमें लगता है एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो रहा है, पर एजुकेशन पे बात ही नहीं हो रही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से धर्म पे, ऐसा नहीं है कि धर्म आज ही उत्पन्न हुआ है या राम मोदी जी के आने के बाद ही राम आए हैं। राम पहले भी थे, पहले भी धर्म था, लेकिन जब से वो आए हैं जिस तरह से देश में माहौल बना दिए हैं कि भाईचारा को वो ख़त्म कर रहे हैं। सही एक भाई बोल रहे थे कि देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग ने अपना बलिदान दिया, खून बहाया, आज़ादी में सबका भागीदारी रहा। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं लग रहा है सिर्फ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो हम पूछना चाहते हैं कहाँ से हिंदू खतरे में है? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, सब हिंदू हो, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ख़त्म करके गुलामगिरी की ओर ले जाना चाहते हैं मोदी जी। और जैसे ही हमारा देश गुलाम था और हमारे पूर्वजों ने गुलामी से आज़ादी दिलाया था, अब वैसे ही लग रहा है कि फिर से हम लोग गुलाम हो जाएंगे और मोदी जी के गुलामी के अंदर में हम लोग को खटना पड़ेगा। मोदी जी की गुलामी करनी होगी। आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? अभी 4-5 महीने बाद जब देश में चुनाव होगा तो देश की जनता को परिवर्तन की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है।
किस और आप देख रहे हैं कि कहीं से भी एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है। जिधर देखिए मीडिया से लेके हर एक लोग जो नेता है, जो हमारे लिए हमारे वोट से चुनाव जीत के वो लोग सभा गए हैं, या मोदी जी भी है जो हमारे वोट से वो चुने गए हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, वो राम की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, धर्म है, लेकिन जब हमारे वोट से वो चुन के गए तो हमारे लिए वो क्या किए हैं? हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा यूनिवर्सिटी कहाँ है, हमारा कॉलेज कहाँ है, हमारा क्या कहते हैं हॉस्पिटल कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हम पूछना चाह रहे हैं। आपकी बातों में दम है, लेकिन मोदी जी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 5वें पायदान पे है और आने वाले दिनों में हम इसको 3रे पायदान पे ले जाएंगे। आपको लगता है कि सचमुच इस देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है और देश में सब कुछ बदल गया है? हमें तो लगता है सबसे ज़्यादा भूखमरी अभी है। आप चले जाइए गांव में और चले जाइए और कहीं जगह पे आपको अडानी अंबानी वाली जो बातें हैं, ये मोदी जी की जब से राज आई है तब से हमको लगता है कि गरीब का विकास नहीं हुआ है। यहाँ अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास हुआ है। अडानी अंबानी जैसे लोग हमारे देश पे राज करेंगे और राज कर रहे हैं। गरीब की तो बात ही नहीं हो रही। आप अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं। देश के जो गरीब लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं, आप उससे मिलिएगा तब पता चलेगा उसका दर्द और उसका तकलीफ। ये दिखावा और हवा हवाई वाली बातें से नहीं होने वाला है। जी, हवा हवाई बातें हैं। देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे दावे में कितना दम है? देखिए, हमें लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब अडानी अंबानी हो गए हैं कि उनके अर्थव्यवस्था को देख के देश की अर्थव्यवस्था कह दे रहे हैं। देश की भावना मोदी जी हो गए हैं कि मोदी जी को कुछ कह दीजिए तो देश की भावना आहट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हम कह रहे हैं, राम से ज़्यादा आम की बात करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आम जनता की बात हो, आम मुद्दों की बात हो, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होगा। आप बस बहुत छोटा में बताइएगा। देश की अर्थव्यवस्था बीजेपी कहती है 5वें पायदान पे है दुनिया में और देश को लगातार हम तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, तो इनके इस दावे में कितना दम? छिला हुआ मुर्गा का सारा पाँख समझते हैं, वो स्थिति है इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का और हिंदुस्तान के लोगों का भी। बस एक आम आदमी जी रहा है, यही बहुत है। मतलब वो हिटलर वाला है ना कि मुर्गे के पंख को छील दीजिए और उसके सामने दाना को फेंक दीजिए और वो मुर्गा इस खुशी में जिए कि हमें दाना मिल रहा है। सारे उसके पंख छील दिए गए। फिर भी वही स्थिति इस देश की। रिचार्ज करने का पैसा नहीं है सर गाँव में लोगों के पास। और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दीजिए, VVI का ज़माना है, बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए लोग सड़कों पे हैं। हायर एजुकेशन की महत्व खत्म है। इथिक्स का आज पेपर है, इथिक्स नामक शब्द खत्म हो चुका है। जब हायर एजुकेशन लोग लेंगे तब ना इथिक्स की जानकारी रहेगा। हम कुछ और लोगों से जानते हैं। आप बताइए कि जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि 5वें पायदान पे है, आम लोग सचमुच राजा हुए हैं, उनके पॉकेट में, उनके थैले में जो है इस 5वीं अर्थव्यवस्था के कुछ टुकड़े गिरे हैं, या ये सब सिर्फ खोखले दावे हैं? हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा ही मेरा चौपट है तो बाकी अर्थव्यवस्था सही होकर क्या होगा? जब छात्र पढ़ ही नहीं पाएगा या बहुत जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारा अर्थव्यवस्था कितना भी डेवलप होकर क्या होगा? जी। आप बताइए, आपसे बात नहीं होती। जाति और धर्म के बारे में कहा जाता है कि बिहार में जाति आधारित वोटिंग होती है, उसी तरह से धर्म है, उसकी राजनीति का आजकल बोलबाला है। तो क्या सोचते हैं आप इन दो मुद्दों को लेकर के? बिहार में ऐसा कुछ कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद और धर्मवाद करके ये मोदी जुमलाबाजी करना चाहता है। पहले बिहार की जनता को पता नहीं थी, अब पता चल चुका है कि मोदी जी खाली धर्म और जाति के नाम पे, जुमलाबाजी के नाम पे वोट लेते हैं और बिहार से अब की बार उसका पत्ता गायब है। बिहार की जनता समझ चुकी है उसको अच्छी तरह। बिहार की जनता समझ चुकी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम देश को आगे ले जा रहे हैं, विकास हो रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत में है, तो फिर दिक्कत क्या है? हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके देख ले क्या कौन सी स्थान है अर्थव्यवस्था का, ये सबको पता है। ये सब एक जुमलाबाजी है जो बिहार की जनता समझ चुकी है। ऐसा ये कोई जुमलेबाजी अब की बार बिहार में नहीं चलने वाली। बदलाव होगा, बदलाव जरूर होगा। आप क्या सोचते हैं, जाति धर्म की राजनीति होनी चाहिए या नहीं? एज ए स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे? जाति धर्म का देखिए, जातिगत जनगणना हुआ बिहार में,
जाति धर्म से ही राजनीति होता है। ये बात भले बड़े बड़े नेता लोग बोल देते हैं बिना जाति धर्म के नहीं चलेगा देश, बिना जाति धर्म के राजनीति करते हैं, मगर हर एक नेता जाति को ही लेकर उठते हैं और धर्म पे ही जाते हैं। आज सबसे बड़ा उदाहरण है राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में इतना पूरा प्रचार किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो क्या वो तो कोर्ट ने निर्णय दिया है, मोदी सरकार थोड़ी बना रहे हैं, वो तो कोर्ट बनवा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय हुआ वो बन रहा है, तो उसमें मोदी सरकार का क्या हाथ है? जी, मोदी सरकार के हाथ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2 साल नहीं 500 साल से राम कैद में थे और जिन्हें हमने अपनी भूमिका के जरिए जो है उनको आज़ाद करवाया है। ये बात कह के मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर उंगली उठा रहे हैं। इतना दिन से सर्वोच्च न्यायालय में ही ना केस था राम मंदिर का, तो ये बात कह के मोदी जी न्यायाधीशों का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी, मोदी जी नहीं कहें लेकिन बीजेपी के लोग तो यही दावे कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से हमारा देश डेवलप कर जाएगा, देश हमारा तरक्की कर जाएगा। जब यहाँ के युवाओं पढ़ेगा ही नहीं, शिक्षा मिलेगा ही नहीं, तो राम मंदिर और फलना मंदिर बना के क्या होगा? मंदिर में सिर्फ पूजा करने जाएंगे? मंदिर बनाकर क्या होगा? जब छात्र पढ़ नहीं पाएंगे तो मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर से क्या फायदा है? सो आप बताइए। सही, बिल्कुल सही दावा है, मंदिर से पेट नहीं भरता। ये बताइए, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है दुनिया में, आप कैसे देखते हैं? क्या ये दावे खोखले हैं या मतलब दम है इसमें? पूरी तरह से ये दावे खोखले हैं। जब से जीएसटी लाया गया है, जीएसटी लाया गया था देश के लोगों को आसानी हो, जिससे सब कुछ महंगाई बेरोजगारी सब घटे, मगर जीएसटी अर्थव्यवस्था मेन जीएसटी को पहले सुधारिए। जीएसटी से देश पे जितना इफेक्ट पड़ा है, आज बोला गया था जीएसटी लागू होते ही पेट्रोल सस्ता हो गया। जिस चीज़ से देश को परेशानी होता है वहाँ जीएसटी नहीं लगा। जैसे पेट्रोल पर जीएसटी लगना चाहिए, अभी तक पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगा है, तो इससे साफ कॉपी किताब कलम पर जीएसटी लग गया है। हम खाने पीने वाला चीज़ पर जीएसटी लग गया है। जो सरकार के द्वारा दी गई है सभी चीज़ों पर जीएसटी एक समान लगा है। 2024 में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। गौतम जी, आपसे कैसे देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है, क्या कहेंगे बहुत छोटे में? देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे नहीं है, पूंजीपतियों की जो है अर्थव्यवस्था वह 5वें पायदान पे है। चाहे उसमें अडानी हो, अंबानी हो, माल्या हो जो भाग गया, मेहुल चौकसी हो, उन लोगों की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है। बाकी गरीबों के घर की जो स्थिति है आज, अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं जो 5 किलो अनाज भी हम दे रहे हैं। जब 80 करोड़ देश के लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं तो किस आधार पे आप कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है? जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, डीजल इतना महंगा क्यों है, गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, जो कि हर घर को प्रभावित करता है। हर घर के लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। हर चीज़ आज महंगा हो रहा है। गरीबों के थाली में सही पौष्टिक भोजन नहीं पहुंच रहा है। गरीबों के बच्चों को सस्ता शिक्षा मुहैया नहीं हो रहा है। आप लगातार शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों को निजी हाथों में दे रहे हैं, यूजीसी को ख़त्म करके जो है सो हाइफा जैसी संस्था आप बना रहे हैं जो कि लोन देगी शैक्षणिक संस्थानों को। तो आज जिस तरीके से यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का और संघ और आरएसएस के इशारे पे नाचने वाले जो लोग हैं इस देश में, उसकी सरकार है। यह गरीबों की सरकार नहीं है, यह वंचितों की सरकार नहीं है, यह आदिवासी दलित और माइनॉरिटी की सरकार नहीं है। यह मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों की सरकार है जो देश को एक खास विचारधारा में ढालना चाहती है। राम के नाम पे आज ये राजनीति कर रहे हैं। 2024 में इनको लोकसभा चुनाव जीतना है। आज देश में यह स्थिति है, जो हमारे चुने हुए सांसद है वह सांसद से बाहर हैं, जो हमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, प्रोफेसर है, वह कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर फेंके जा रहे हैं। जो खिलाड़ी, जो कबड्डी के खिलाड़ी हो या पहलवान हो, जिसको स्टेडियम में होना चाहिए, वह स्टेडियम से बाहर फेंक दिए जा रहे हैं। और इस हालात में आप कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे है, तो इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा जुमला और इससे बड़ा जनता को ठगने के एजेंडा से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। और जो बात है, आज संविधान की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, धर्मनिरपेक्षता
जो सामाजिक सौहार्द, जो गंगा जमुनी तहजीब भारत और बिहार की जो हमारी पहचान रही है, जो सनातन की बात कर रहे हैं। वो परंपरा रही है। सनातन का मतलब तो ये नहीं है जो एक हिंदू के नाम पे आप तमाम जो और धर्म के लोग हैं उसको आहत पहुंचाएं। ऐसा कभी स्थिति नहीं होता था जो रामनवमी के जुलूस से निकल करके लोग और मस्जिद पे चढ़ के अपना झंडा फहराए। इससे क्या राम खुश हो जाएंगे? अरे हमारे घर में, सबके घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता है। इसका मतलब पूजा करने के नाम पे आप घर से निकल के रोड पे दंगा कीजिए, दूसरे के धर्म को आहत कीजिए, दूसरे धर्म के लोगों को आहत कीजिए, और शिक्षा की आप बात ही नहीं कीजिए। रोजगार को आप खत्म कर दीजिए, तमाम सरकारी संस्थानों को बेच दीजिए। बदलाव होना चाहिए 2024 में। आपको क्या लग रहा है कि जी जो भी इस देश के संविधान को जानने वाले लोग हैं, देश के हक की और हकूक़ की बात करने वाला अगर सच्चा व्यक्ति है, जो देशभक्त है, वह संविधान की बात करेगा, और जो देशद्रोही है वह सिर्फ धर्म की बात करेगा। और इस देश में आज बीजेपी की शासन में एक ट्रेंड चल चुका है। आप कितना भी कुकर्म कर लीजिए, जय श्री राम और वंदे मातरम 2 शब्द का यूज कर लीजिए, आपका सारा कुकर्म, सारा पाप धुल जाएगा। आज BHU में 2 महीने पहले रेप हुआ, और जो रेपिस्ट हैं, एक का फोटो नरेंद्र मोदी के साथ, एक का फोटो स्मृति ईरानी के साथ, एक का फोटो JP नड्डा के साथ। कुलदीप सेंगर इतना बड़ा रेपिस्ट, उसको जेल से निकलने पे तमाम भाजपाई और संघी लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। यानी आप रेपिस्ट हो जाइए, आप इस देश के अर्थव्यवस्था को लूट करके बाहर भाग जाइए, कितना भी बड़ा कुकर्म कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम और भारत माता की जय लगाइए, आपका सब पाप धुल गया। आप शिक्षा क्या हो रहा है, संवैधानिक अधिकार आपका कहाँ जा रहा है, आपको कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए? आपको लगता है कि देश का युवा जो ये है इन तमाम मुद्दों पे मतलब बहुत ही पैनी नज़र रखे हुए है, और 2024 में देश के युवाओं के दिमाग में धर्म का जहर ठूस दिया गया है, और विपक्ष के जो लोग हैं उसको जो भूमिका निभाना चाहिए, जिस भूमिका में रहनी चाहिए इस देश में, उस भूमिका में नहीं है। सारे लोग आपस में बटे हुए हैं। छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अलग हैं, जो देश की जो राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी है वो अपने तरीके से मस्त है। तो जब तक जो धर्म को साथ लेकर के, जो पूंजी को साथ लेकर के जो बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार देश को चला रही है नागपुरी विचारधारा के साथ, उसका आप अगर काउंटर करना चाहते हैं, उसको आप मात देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप बिखरे रहेंगे, इतना देर करेंगे, और लोगों तक आप अपने विचारों को, आपने जो यहाँ जातिगत जनगणना की है, इन चीज़ों को पूरे प्रदेश और देश में जब तक नहीं ले जाएंगे, अपने पार्टी और अपने वर्कर को सक्रिय नहीं करेंगे, तो इतना आसान नहीं है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे आज अक्षत बांट रही है, तो कल प्रसाद बांटेगी, कल गंगा जल बांटेगी, वो संविधान का बात नहीं करेगा। और जो स्तर देख रहा है, जो जनता किस स्तर तक उसका सोच है, उस स्तर पे जा करके वह लोगों को प्रभावित कर रही है। और जो नेता है विपक्ष के, वो या तो अपने मुख्य दर्शक बने हुए हैं या चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए युवाओं की अहम भूमिका है, और पटना विश्वविद्यालय के हम जो छात्र हैं, जो सामाजिक न्याय, संविधान और आम गरीबों के हक हुकूक की बात करते हैं, जो शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति और कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल हो, शैक्षणिक माहौल हो, इसके प्रति जो सजग लोग हैं, हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। चलिए, तो सुना है आपने पटना कॉलेज पटना के युवाओं के साथ संवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हम संवाद करें, आप भी अपनी बात रखें और उससे एक देश में जनमत का निर्माण हो और उस जनमत के जरिए देश की जनता सही नतीजे तक पहुंचे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज या आप जहां कहीं भी हों आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम युवा संवाद अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।
धन्यवाद।